हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बॉक्स। दिस इज मी सागरिका सिंह एंड आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 12th फाइन आर्ट्स का मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट। ये यूनिट 3 का पार्ट बी है एंड इसके बाद आपके दो चैप्टर्स और हैं, दैट इज़ ग्राफिक प्रिंट्स एंड मॉडर्न स्कल्पचर। वो दोनों ही चैप्टर आप मेरी पुरानी वीडियो से देख लो, योर विश में नई वीडियो अपलोड करने वाली हूँ उसमें से देख लो। बिल्कुल सेम है वैसे सारी की सारी चीज़ें। एंड उस चैप्टर में से आपको खाली टोटल मिला करके उन दोनों चैप्टर्स में से आर्ट स्कल्पचर और पेंटिंग्स, इन सबको मिला करके बता रही हूँ। 4 स्कल्पचर और 4 पेंटिंग्स ही कवर अप करनी है, दैट्स इट। इसके अलावा आपसे उन चैप्टर्स में से कुछ नहीं पूछा जाता। अब ये जो चैप्टर है मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट, ये आपका इंपॉर्टेंट है फॉर योर वाइवा एंड फॉर योर 2 मार्क्स क्वेश्चंस, ठीक है। यूनिट 3 का पार्ट बी, इनफैक्ट पार्ट ए का बंगाल स्कूल, बट पार्ट बी फॉर श्योर आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में पूछे ही जाते हैं। अब आपके वाइवा के लिए भी पूछा जा सकता है इस चैप्टर में से और जो नेक्स्ट 2 चैप्टर हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल लेते हैं, आपसे टीचर ने पूछ दिया कि रामा वेंकटेश प्राइड ऑफ द ओशन, रामा वेंकटेश दी प्राइड ऑफ द ओशन, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम दी नहीं बोला था, किसी ने कमेंट करके बता दिया कि मैम आपने दी नहीं बोला है, आपको रिस्पेक्ट नहीं है। लाइक सीरियसली गाइस, ओके। सो रामा वेंकटेश दी प्राइड ऑफ द ओशन, ठीक है। सो ये अब आपके किस आर्टिस्ट ने बनाई है ये पेंटिंग, ये बताओ एंड उस आर्टिस्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन बताओ। अब आपको आर्टिस्ट पता है कि हाँ भाई राजा रवि वर्मा ने इस पेंटिंग को बनाया है, पर अब आपको बताना है कि राजा रवि वर्मा के बारे में 1-2 चीज़ें आपको बतानी है। आपके टीचर्स ने पूछ दिया। डिस्क्रिप्शन मतलब ये नहीं कि आपको पैराग्राफ्स बताने हैं, नहीं, आपको 2-3 लाइन में उसका डिस्क्रिप्शन बताना है, जो कि आपको एनसीईआरटी में भी गिवन है, ठीक है। एंड आपने कोई एक्स्ट्रा बुक्स खरीदी हैं उसके अंदर भी गिवन होगा, ओके। तो अब जो ये छोटी छोटी डिस्क्रिप्शन है ये आपके यहाँ पे टीचर ने पूछ ली। चलो भगवान की दया से आपसे उस टीचर ने नहीं पूछा, आपके क्वेश्चन पेपर में आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया आर्टिस्ट का और पेंटिंग का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, एंड दोनों को इन्होंने मिक्स कर दिया। अब आपको बताना है इसके बाद कि इसका आर्टिस्ट कौन है, पेंटिंग बतानी है, एंड उसके अलावा जो जो चीज़ें आपने पूछी जाती है, मीडियम, टेक्निक हो गया, आपका स्कूल हो गया, आपको ये सब बताना है। तो इन सब चीज़ों के लिए ये वाला चैप्टर और नेक्स्ट चैप्टर आपको पता होना चाहिए। इस चैप्टर में आपके जो आर्टिस्ट आएंगे, टोटल 8 से 9 आर्टिस्ट हैं, ज़्यादा डिटेल नहीं करने वाले हैं, थोड़ा थोड़ा करेंगे, उतना ही मोर देन इनफ होगा, ठीक है। तो जितने भी आर्टिस्ट आएंगे आपके इस चैप्टर में से, नेक्स्ट चैप्टर में आपको बोल दिया जाएगा वुड कट क्या होता है, लिनो कट क्या होता है, सेरीग्राफी क्या होता है, लिथोग्राफी क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में पता होना ही होना चाहिए, ठीक है। पता हो गया उतना ही इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर यू, ओके। सो वेल, फटाफट से इसके बारे में जान लेते हैं आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। दैट इज़ आपको करना है मॉडर्न पेंटिंग और उनके आर्टिस्ट के बारे में। मॉडर्न पेंटिंग्स का बस एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है कि क्या होती क्या है मॉडर्न पेंटिंग्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी आर्टिस्ट लिखोगे, मॉडर्न पेंटिंग एंड आर्टिस्ट है ना टॉपिक, तो कोई भी आर्टिस्ट लिखोगे आप उसमें हल्का सा स्टार्टिंग में डिस्क्रिप्शन दे देना, आपके पेजेस बढ़ जाएंगे या फिर आपका जो पैराग्राफ है उसकी लेंथ भी थोड़ी बढ़ जाएगी और टीचर के सामने इंप्रेशन भी अच्छा जाएगा कि हाँ भाई इसको मॉडर्न पेंटिंग से ये आर्टिस्ट है, इसको पता चल गया इस बच्चे को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगेन राजा रवि वर्मा का लेते हैं अगर हम लोग, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर का लेते हैं, तो आपको पता है कि हाँ भाई मॉडर्न पेंटिंग से हमने उठाया है कि जब ब्रिटिशर्स का हमारे ऊपर रूल था, हमने वो रूल हटा दिया। हमारे आर्टिस्ट ने आकर के बहुत उन्होंने जितनी भी मेहनत की है, ठीक है, यूथ लाने में, नेशनलिज्म की फीलिंग को लाने में, इन सब में बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ये तो आप इन सबको मिला करके जब लिखोगे ना तो आपका पैराग्राफ बढ़ेगा, आपके जो आंसर है उसका वजन बढ़ेगा, ठीक है। सो ओके, फर्स्ट हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं मॉडर्न पेंटिंग्स एंड आर्टिस्ट के बारे में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी पेंटिंग्स आपको कौन कौन सी करनी है। फर्स्ट जो हो गया आपका रामा वेंकटेश दी प्राइड ऑफ द ओशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मदर एंड चाइल्ड, थर्ड है आपका हल्दी ग्राइंडर एंड फोर्थ है आपका मदर टेरेसा, ठीक है। ओके, इस चैप्टर में से आपका मदर टेरेसा भी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेंटिंग, एंड बाकी सारी भी हैं बट मदर टेरेसा इज़ इंपॉर्टेंट। एंड हल्दी ग्राइंडर में आपको हमेशा एक क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पे आता है, जहाँ पे मैं आगे जब इसका डिस्क्रिप्शन बताऊंगी तब उसको ध्यान से सुनना कि कैसे आपका हल्दी ग्राइंडर का क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है, ठीक है। ओके, सो वेल लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके गाइस, तो सबसे पहले अब हम लोग आते हैं इसकी मॉडर्न पेंटिंग्स और उसके आर्टिस्ट के बारे में कि कौन कौन सी मॉडर्न पेंटिंग्स हैं जो कि आपको इसमें आगे देखने को मिलेंगी और क्या क्या उसका सिग्निफिकेंस रहा है, ठीक है। देखो, हम लोग इससे पहले का जो चैप्टर था हमारा नेशनल फ्लैग एंड बंगाल स्कूल, हम मिनिएचर पेंटिंग करके आ गए, उसको भूल जाओ।
भूलना नहीं है, मतलब उसको आपको याद रखना है। बट यहाँ पे इसका केसेस कि आपको याद रखना है कि भाई जितनी भी अब नेशनलिज्म की फीलिंग जाग रही है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने इन दोनों चैप्टर्स में हमेशा हमने कहीं ना कहीं ये सारी की सारी बातें जानना कि भाई जितने भी आर्टिस्ट थे उनका मेन पर्पस ये था कि जितने भी यूथ है या फिर जितनी भी जो कंट्री के लोग हैं उन सबके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को जगाना है, कॉलोनियलिज्म ब्रिटिशर्स को यहाँ से हटाना है। तो वहीं यहाँ पे भी बताया हुआ है, जो कि मैंने आपको इससे पहले के चैप्टर में ही बताया था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो उन्होंने नई नई टेक्निक्स वगैरह डेवलप की थी। वो सब ये जानते थे, वो मानते थे कि हम इंडियंस के अंदर ना बिल्कुल भी आर्ट की कोई समझ ही नहीं है, हमें कुछ नहीं आता, हमें उनसे कहीं ना कहीं सीखना पड़ेगा, फिर उन्हें कॉपी करके हम खुद से बना लें, दैट्स इट। वो उनको बस इतना ही पता था। तो उस चीज़ को चेंज करने के लिए, उस चीज़ को हटाने के लिए नई नई पेंटिंग्स का आना शुरू हो गया। हमने लास्ट चैप्टर में भी कवर अप किया था कि भाई अबिंद्रनाथ टैगोर जी जो हैं उन्होंने टेम्परा एंड वॉश टेक्निक को भी इंट्रोड्यूस किया था। तो उनके बाद उनके सारे जितने भी फेवरेट स्टूडेंट्स थे हमने उनका नाम पढ़ा था। तो ये सारी क्या क्या चीज़ें हैं कि हाँ भाई कैसे हमारे इंडिया के अंदर जो नए नए टेक्निक्स हैं, नए नए पेंटिंग्स हैं, वो कैसे निकल करके आए, मॉडर्न पेंटिंग्स का कैसे डेवलपमेंट हुआ। और हम आगे भी पढ़ेंगे आर्टिस्ट के बारे में कि भाई जितने भी आर्टिस्ट थे जो कि बाहर से भी आए या फिर जो हमारे इंडिया के भी थे, उन्होंने बाहर की चीज़ों को ला करके हमारे इंडिया के अंदर कैसे फ्रेम किया, या फिर बाहर के आर्टिस्ट हमारे इंडिया में आकर के उन्होंने कितना अच्छा काम किया है, ठीक है। इनफैक्ट आपके एक आर्टिस्ट भी आएंगे आगे जिनको आप पढ़ोगे जो कि हमारे इंडियन की पेंटिंग्स को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लेकर के गए थे। एम.एफ. हुसैन नाम है वैसे उनका। तो वो वाले आर्टिस्ट भी आप आगे पढ़ने वाले हो, ठीक है। ये आपका आई गेस 1 मार्क्स के क्वेश्चन में या फिर कहीं पे पूछा ज़रूर गया था कि कौन से ऐसे आर्टिस्ट हैं जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, हाँ 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा गया था फॉर योर कमर्शियल आर्ट के स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उन्होंने इस क्वेश्चन किया था कि भाई कौन से ऐसे आर्टिस्ट हैं जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हमारे इंडियन के आर्ट को लेकर के गए थे, ठीक है। ओके तो मैंने आपको इससे पहले ही बताया था कि काल भवन जो है, काल भवाना जो है, तो इन्होंने स्टैब्लिश करवाया था। कब स्टैब्लिश करवाया था भाई? 1919 में, जो कि एक पार्ट था यूनिवर्सिटी का, किसका? विश्व भारती यूनिवर्सिटी का, जो कि शांति निकेतन में है। एक यूनिवर्सिटी का पार्ट था काल भवन, ठीक है। एंड उसका पार्ट था जो कि किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था भाई? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। क्यों किया गया था? कि भाई हमारे जितने भी इंडियन आर्टिस्ट हैं वो वहाँ जाके आर्ट सीखे, वहाँ जाके कला प्रदर्शन का तरीका सीखें। इसके बाद आपके जितने भी आर्ट स्कूल्स थे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताया ना काल भवन जो इन्होंने शुरू किया था, इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग जगह पे भी मिड और लेट 19th सेंचुरी में जितने भी आर्ट स्कूल्स थे वो खोले गए थे। मिड एंड लेट, याद रखना इस चीज़ को, क्योंकि हमारे तुम कहीं ना कहीं देख रहे हो ना मिड एंड लेट 19th सेंचुरी, उसका मतलब ये होता है कि जब हमारे इंडिया के अंदर फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था, ठीक है। कहाँ कहाँ पे और इन्होंने आर्ट स्कूल्स खोले? कलकत्ता के अंदर, बॉम्बे के अंदर एंड मद्रास के अंदर, ठीक है। यहाँ पे भी काफ़ी सारे आर्ट स्कूल्स खोले थे इन्होंने। इसके बाद इन्होंने बहुत सारे ही अलग अलग स्टाइल्स का और बहुत ही पर्सनालिटीज़ का इन्फ्लुएंस लिया, बाहर से काफ़ी चीज़ों का इन्फ्लुएंस लिया। इन्फ्लुएंस एंड कॉपी में अभी भी डिफरेंस है, ठीक है। कॉपी इज़ डिफरेंट एंड इन्फ्लुएंस कहीं से लेना इट्स वेरी वेरी डिफरेंट। सो अब हम लोग करने वाले हैं आपके आर्टिस्ट के बारे में, ठीक है। ये जो आपका फ्रंट पेज आपको दिख रहा है, जिसमें हमने सारे के सारे टैगोर्स के बारे में जानेंगे। अगर आपको टैगोर का फैमिली ट्री जानना है सो इट्स हेयर, एंड सेकेंड थिंग क्या रिलेशन है वो मैं आप लिख दूंगी, ठीक है। ओके तो सबसे पहली चीज़ कि हम लोग अबिंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में, इससे पहले वाला जो चैप्टर था बंगाल स्कूल, उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ करके आए हैं कि क्या उनका रोल रहा है, उन्होंने कैसे टेम्पर एंड वॉश टेक्निक का यूज़ किया है, वो कैसे चाहते थे कि जितने भी आपके नेशनलिज्म की फीलिंग है वो खुद से जागे, जितने भी यूथ हैं, जितने भी पेंटर्स हैं उनके अंदर, और हम कहीं से कॉपी ना करें। बहुत ही इंडिजीनियस स्टाइल से, बहुत ही अलग अलग तरीके से उन्होंने जितनी भी पेंटिंग्स थी, उनका पेंटिंग लाने का तरीका, वो सब हम लोग इससे पहले वाले चैप्टर्स में पढ़ के आए हैं, ठीक है। एंड उनके अंदर जितने भी आपके आर्टिस्ट उन्होंने काम किया था वो सब, तो और इसी के साथ साथ वैसे बंगाल स्कूल के इन्होंने ही डेवलप किया था। तो इनके बारे में तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी पता है, इसलिए मैं सीधे नेक्स्ट पे आ रही हूँ, दैट इज़ आपका गगनेंद्रनाथ टैगोर जी। अब इन्होंने जो बंगाल स्कूल सेटअप किया था अबिंद्रनाथ टैगोर जी ने, उसको रिजेक्ट किया और इन्होंने ट्राई किया, इनका मानना था कि भाई हम अपना यूनिक स्टाइल लेकर के आएंगे। सबका यही था कि हम कहीं से कॉपी नहीं करेंगे, हम अपना यूनिक स्टाइल लेकर के आएंगे। और इन्होंने ट्राई किया क्यूबिस्टिक पेंटिंग। वैसे तो हमें पता है कि हाँ भाई एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी है ऑलरेडी तो उसमें लिखा भी हुआ है कि भाई पैब्लो पिकासो जो इतने बड़े आर्टिस्ट थे, उन्होंने भी क्यूबिज्म की जो आइडिया है तो उन्होंने ही निकाला था। एंड इसी के साथ साथ इन्होंने भी उसको ट्राई किया, बट इनका जो तरीका था क्यूबिस्टिक पेंटिंग का वो बिल्कुल अलग था।
एज़ कम्पेयर टू आपका पैब्लो पिकासो, जो इतने बड़े आर्टिस्ट थे। इनके जितनी भी क्यूबिस्टिक पेंटिंग्स थी उनके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि जितने भी आपके वॉल्स हो गए, जितने भी आपके हॉल जो हो गए, वॉल्स वगैरह हो गए, इन्होंने वहाँ पे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल इन लाइंस का यूज़ करके जितनी भी पेंटिंग्स थी उसको बनाई। मैं यहाँ पे आपके साथ साथ फ़ोटोज़ लगा दूंगी ताकि आपको पता चले कि क्यूबिस्टिक पेंटिंग होता क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ये बहुत ही फेमस पोएट है, हम सबको पता है, हमारा जन गण मन जो है वो भी इन्होंने ही लिखा है। इनको 67 ईयर्स की एज पे इनको पेंटिंग का शौक हुआ, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ इन्होंने फोकस किया था एक्सप्रेशनिज्म पे, एक्सप्रेशनिज्म पेंटिंग्स पे। पेंटिंग्स इसलिए बोल रही हूँ आपको नेक्स्ट ओके आगे पता चल जाएगा, ठीक है। पेंटिंग्स पे इन्होंने फोकस किया। एक्सप्रेशनिज्म पेंटिंग्स कौन सी होती है, हेयर आर द फोटोज़। तो आपको खाली याद रखना है कि किस आर्टिस्ट ने किस मेन चीज़ पे फोकस किया। फॉर एग्जांपल गगनेंद्रनाथ टैगोर जी ने किस पे फोकस किया, क्यूबिस्टिक पेंटिंग्स पे। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किस पे फोकस किया, एक्सप्रेशनिस्ट पेंटिंग पे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं भाई। ओके, नेक्स्ट इज आपके राम किनकर बेज। इससे पहले जो मैं आपको ऑलरेडी बताया था अभी रविंद्रनाथ टैगोर जी में कि भाई कैसे वहाँ पे एक्सप्रेशनिज्म की पेंटिंग उन्होंने शुरू की, तो वही वैसे ही यहाँ पे राम किनकर बेज ने एक्सप्रेशनिस्ट स्कल्पचर बनाना शुरू कर दिया, जिसका परफेक्ट एग्जाम्पल है संथाल फैमिली, जो कि आप आपके इस पूरी पेंटिंग की सीरीज़ में आप लास्ट में पढ़ने वाले हो मॉडर्न स्कल्पचर के अंदर, ठीक है। तो अगर आपके वाइवा के टीचर आपसे पूछ दे कि भाई हमें बताओ कि राम किनकर बेज जो है उन्होंने क्या काम किया, तो आप बता सकते हो कि भाई उन्होंने एक्सप्रेशनिज्म स्कल्पचर बनाए, जिसका एग्जाम्पल है मैम संथाल फैमिली, एंड उसको आप डिस्क्राइब कर दो। तो आपके इससे क्या हो जाएगा, इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा कि हाँ भाई इसको ये भी पता है कि एक्सप्रेशनिज्म के स्कल्पचर्स बनाए हैं, एंड उसका एग्जाम्पल भी दे दी, वो भी इतने डिटेल में। तो वो क्या पता खुश होकर के आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे ही नहीं, ठीक है। भाई आपको पूरा आता है, आपको सब आता है, यू कैन गो नाउ, ठीक। ओके, नेक्स्ट इज भाई आपके राजा रवि वर्मा। ये जो आर्टिस्ट हैं, ये आपका मैं स्टार्टिंग से बताते आ रही हूँ ना कि राजा रवि वर्मा से क्वेश्चन आ सकता है, सो दिस इज हाउ। ओके, अब आपको क्वेश्चन बोल दिया कि भाई कैसे एक इंडियन पेंटर थे, ठीक है, वो सेल्फ टॉट पेंटर हैं, एंड उन्होंने इंडियन माइथोलॉजी के ऊपर या फिर क्लासिक लिटरेचर के ऊपर पेंटिंग्स बनाई हैं। एंड उनकी वन ऑफ द पेंटिंग इज़ कि जहाँ पे हम रामायण का एक सीन डिपिक्ट कर रहे हैं, या फिर रामायण का एक सीन डिपिक्टेड है जहाँ पे जो राम जी हैं वो बहुत ही ब्रेवली खड़े हैं, ठीक है। दैट्स इट, दिस इज़ अ क्वेश्चन, यू हैव टू राइट द आंसर। बताना है आपको इसमें अब कि भाई इसके आर्टिस्ट कौन है, ये पेंटिंग कौन सी है, डिस्क्राइब दिस पेंटिंग, मीडियम, टेक्निक एंड सब्जेक्ट मैटर फर्स्ट से, ठीक है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि भाई आर्टिस्ट कौन से हैं, कैसे पता चले, हमें डिस्क्रिप्शन से पता चला कैसे। सबसे पहली चीज़ ये है कि भाई सेल्फ टॉट पेंटर थे, जो कि कहाँ पे इन्होंने पेंटिंग सीखी थी, दैट इज़ केरला के अंदर, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ इन्होंने ऑयल पेंटिंग, जो ऑयल ऑन कैनवस अब आगे पढ़ोगे भी, उसके अंदर इन्होंने ट्रेनिंग की थी पेंटिंग्स की, ठीक है। ओके, अगर आपने बंगाल स्कूल एनसीईआरटी से पढ़ा है अब, तो आपको पता होगा कि जो राजा रवि वर्मा हैं, इन्होंने जितनी भी क्लासिक लिटरेचर हो गई, क्लासिक इंडिया की माइथोलॉजी हो गई, उसके ऊपर ही पेंटिंग बनाई है। एंड उसकी एक पेंटिंग का एग्जाम्पल इज़ कृष्णा एज एनवॉय, जो कि 1906 में बनाई थी इन्होंने, ठीक है। न्यू दिल्ली के अंदर, इंडिया के अंदर वो भी पेंटिंग है रखी हुई। सो ये क्या है, ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि हाँ भाई कैसे जितने भी पेंटिंग्स थी, आपकी रामायण हो गई, महाभारत हो गई, इनके सीन को डिपिक्ट करना वो राजा रवि वर्मा ने ही किया था, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ इनकी पेंटिंग ऑयल ऑन कैनवस इतनी अच्छी होती थी कि मार्केट में इनकी कॉपी बना करके, इनके ओलियोग्राफ्स बना करके बेचे जाने लग गए थे। एंड फैक्ट आपके जो कैलेंडर हो गए, ठीक है, कैलेंडर के ऊपर जो पिक्चर्स होती है वहाँ पे भी इनकी जितनी भी पेंटिंग्स थी वो आना शुरू हो गई। तो इनका इतना ही ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट था और इसी वजह से ये पेंटर बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज आपका जामिनी रॉय। ये जो नीचे आप फोटो देख रहे हो, ये है आपके जामिनी रॉय, जिन्होंने बनाई थी भाई मदर एंड चाइल्ड की पेंटिंग, जो आप नेक्स्ट आगे पढ़ने वाले हो इसी चैप्टर के अंदर। एंड इनकी जितनी भी पेंटिंग्स थी वो काली घाट पटा पेंटिंग्स के ऊपर ही इन्होंने पेंटिंग्स शुरुआत की थी। ये जो आर्टिस्ट थे, इन्होंने भाई एकेडमिक की जितनी भी पेंटिंग्स उनको सिखाई गई थी गवर्नमेंट आर्ट स्कूल कलकत्ता के अंदर, या फिर आप मान लो यूरोपियन नेचुरलिज्म के अंदर, इन्होंने उस चीज़ को बोला कि नहीं हमें ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए, हमें वैसी चीज़ें चाहिए जिससे हम लोगों से कनेक्ट कर सकें। तो नॉर्मल इन्होंने जो फोक आर्ट हो गया बंगाल का, उससे इन्होंने जितनी भी पेंटिंग्स थी वो बनाई। एंड इनका एक सिग्निफिकेंट फीचर यही है कि जितनी भी पेंटिंग्स ये बनाते थे उसके नीचे ये साइन करते थे, ठीक है। तो ये हो गए आपके जामिनी रॉय, जो कि एक मेल आर्टिस्ट हैं। ओके,
नेक्स्ट इज आपके अमृता शेरगिल। अब ये जो आप फोटो पर देख रहे हो अमृता शेरगिल का, इन्होंने बनाई थी हल्दी ग्राइंडर, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन आता है और आया भी हुआ है कि भाई आपकी बहुत ही फेमस आर्टिस्ट थी जिन्होंने यंग पेंटर्स को भी मोटिवेट किया था ऑयल ऑन कैनवस पेंटिंग्स के लिए, एंड इसी के साथ साथ यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल कैनवासेस बनाए हैं इन्होंने, एंड इन्होंने रूरल वुमेन को दिखाया गया है, ठीक है। ग्राइंडिंग टर्मरिक, हिंट तो मिल गया आपको कि हाँ भाई हल्दी ग्राइंडर है, इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ग्राइंडिंग टर्मरिक। तो आपको बताना है ये पेंटिंग कौन सी है, ठीक है। तो द आर्टिस्ट इज अमृता शेरगिल एंड यू हैव टू डिस्क्राइब द होल पेंटिंग। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो ये जो जितनी भी पेंटिंग्स थी इनकी इमर्ज हुई भाई 1930 के अंदर हमारे इंडिया में आकर के इन्होंने जितनी भी पेंटिंग्स थी वो बनाई, एंड लोगों को जितने भी यूथ थे जो आर्टिस्ट थे उनको सिखाया इन्होंने। एंड जो पेरिस में इन्होंने जितनी भी अपनी आर्ट की जो सीखा इन्होंने पेरिस से ही सीखा, जहाँ पे इन्होंने इम्प्रेशनिज्म के बारे में सीखा। एंड यहाँ पे उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल कैनवासेस बनाए, एंड इनका जो लाइफ स्पैन था दैट इज़ ओनली 28 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं देवी प्रसाद राय चौधरी या फिर डीपी राय चौधरी, ठीक है। ये भी आपको क्वेश्चन में कभी आता है कि भाई डीपी राय चौधरी हो गया फिर देवी प्रसाद राय चौधरी, तो एक ही नाम है, ठीक है। ओके, तो इन्होंने ब्रोंज कास्टिंग टेक्निक यूज़ की थी जितने भी इन्होंने आपके स्कल्पचर्स वगैरह बनाए थे। अब ब्रोंज कास्टिंग टेक्निक क्या होती है वो है ये। नेक्स्ट आते हैं आपके हॉलो कास्टिंग टेक्निक्स के ऊपर। ओके, जैसे इसका नाम है ना हॉलो कास्टिंग, वैसा इसका काम भी है। हॉलो मतलब कोई भी चीज़ जो अंदर से खोखली हो जाए, ठीक है। खोखली चीज़ पे आकर के मैंने मेटल भर दिया एंड उसी चीज़ को प्रोसेस करा लिया, वही है आपका हॉलो कास्टिंग टेक्निक, ठीक है। इसको आप ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहाँ से इसका क्या गेम चेंज होता है। सॉलिड कास्टिंग में हमें एक वैक्स का ढांचा बना, उसको क्ले से कवर कर दिया, फिर अंदर से वैक्स पिघला दिया, ये हो गया आपका सॉलिड कास्टिंग टेक्निक। यहाँ पे जो आपको हॉलो कास्टिंग है, ये जो अंदर का हॉलोनेस है, हॉलोनेस के ऊपर ही सारा गेम जो है वो बेस्ड है, ठीक है। इस प्रॉपर ऐसे फ्लो चार्ट को समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाना चाहती हूँ कि हाँ भाई कैसे ड्राइंग के थ्रू, ठीक है। ड्राइंग पे मत जाना प्लीज़, ड्राइंग थोड़ी बेकार है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक वास बनाया, ठीक है, और ये वास जो है ये वास है मेरा क्ले से बना हुआ। किससे बना हुआ? क्ले से बना हुआ, ठीक है। फिर इसके ऊपर मैंने एक और जो लेयर है ना, एक और मैंने लेयर चढ़ा दी, किसकी मदद से? एक और मैंने सेम इससे एक और लेयर चढ़ाई है मैंने यहाँ पे, वो मैंने चढ़ाई है किसकी? वैक्स की लेयर चढ़ा दी है मैंने, वैक्स की लेयर चढ़ाई है। फिर मैंने इसके ऊपर एक और लेयर चढ़ा दी है वापस से क्ले की, ठीक है। क्ले की फिर मैंने एक और लेयर चढ़ा दी है। अब इसके बाद क्या किया है, यहाँ से इसके नीचे से आग लगा दी है कि बहुत ज़्यादा गर्मी फैल रखी है, ठीक है। जैसी गर्मी आई, ये जो स्ट्रक्चर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो इसके अंदर जैसी गर्मी आई, ये जो अंदर का वैक्स है ना वो पिघल करके बाहर आ गया, मेल्ट आउट हो गया वो, ठीक है। जैसे ही मेल्ट आउट हुआ तो ये जो जगह है आपकी, पूरी की पूरी जो जगह है ये हो गई खाली। अब यही है आपका हॉलो स्पेस। क्या है? यही है आपका हॉलो स्पेस। और इसी हॉलो स्पेस के अंदर अब मैं डाल दूंगी यहाँ पे क्या चीज़? एक मेल्टेड मेटल, लिक्विड का मेटल डालना है, वो मैं इसी हॉलो स्पेस के अंदर डाल दूंगी। और यही पूरा का पूरा हो गया मेरा भाई हॉलो कास्टिंग टेक्निक। यही टेक्निक है आपकी हॉलो कास्टिंग टेक्निक, ठीक है। तो वहाँ पे पूरा आपका लाइक से फ्लो चार्ट था, तो मैंने आपको उसको ईजी लैंग्वेज में करके समझाने की कोशिश की है। ओके, तो वैसे ये सेम टू सेम आपका 11th क्लास का था, ठीक है। एंड आपने पढ़ के भी आए हुए ब्रोंज कास्टिंग टेक्निक क्या होती है, तो मैंने इस वाली वीडियो यहाँ पे पेस्ट कर दी। ओके, अब इन्होंने ही बनाई थी आपका ट्रायम्फ ऑफ लेबर, जो कि अगेन आपका मॉडर्न स्कल्पचर से एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बनता है ट्रायम्फ ऑफ लेबर का, ठीक है। एंड आई एम टेलिंग यू गाइस कि यूनिट 3 के पार्ट बी से ना आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत सारे हैं, ठीक है। तो मेरे 1 मार्क्स की वीडियोस, 2 मार्क्स की वीडियोस, 6 मार्क्स की वीडियोस ज़रूर देखना, आपको क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि आपको क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड वही पूछे जाते हैं। और इन्होंने जितनी भी यूरोपियन स्टाइल्स थी वो इन्फ्लुएंस इनकी बाय रॉडन। रॉडन एक आर्टिस्ट का नाम है, वहाँ से इन्फ्लुएंस थी। नेक्स्ट इज आपके MF हुसैन, इन्होंने बनाई थी भाई आपकी पेंटिंग हो गई मदर टेरेसा, जो कि बहुत ही शॉर्ट पेंटिंग है आपकी, बहुत ही क्विक है। एंड वहाँ पे आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में कि भाई एक फीमेल फिगर है जिन्होंने बहुत ज़्यादा ही भार उठाया हुआ है, या फिर जिन्होंने बहुत ज़्यादा ही, जिनको हम जानते हैं बहुत अच्छे से, एंड वो पुअर की हेल्प कर रही हैं,
मदर टेरेसा को हम लोग हमेशा जो जानते हैं वो पुअर की हेल्प करती थी, वो बहुत ही अच्छी थी, तो उनके बारे में आपकी पेंटिंग एंड यू हैव टू डिस्क्राइब दैट, ठीक है। या फिर आपके बहुत ही वर्सटाइल पेंटर थे जिन्होंने इसके बारे में डिस्क्राइब किया है। कौन है वो पेंटर? MF हुसैन पेंटर हैं, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हमारे इंडिया के पेंटिंग्स को डिस्क्राइब किया है। ओके तो नेक्स्ट पेंटिंग में बहुत सारे इनके अलावा भी पेंटर्स हैं, जैसे आपके NS इंद्रे, BC सन्याल, FN सूजा, धनराज भगत, अमरनाथ सहगल, सोमनाथ होर एंड अनुपम सूद। ये बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने आपकी जितनी भी पेंटिंग्स हैं मॉडर्न पेंटिंग्स उसमें काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया हुआ है। एंड इसी के साथ साथ अर्ली 1940s के अंदर जितने भी आपके इंडियन पेंटर्स हैं उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट रहा है जितनी भी इंडियन पेंटिंग्स उसको आगे लेकर के जाने में, एंड बहुत ही सोशल कॉज में, सोशल चेंजेस में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने योगदान दिया है, ठीक है। तो मैं जो आपको पिछले चैप्टर से समझाती हुई आ रही हूँ कि कैसे आर्टिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, ठीक है। अब आपको मॉडर्न पेंटिंग्स में कौन कौन सी पेंटिंग्स पढ़नी है? 4 पेंटिंग्स पढ़नी है, वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड गाइस, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आपको मेरी डिटेल PDF में भी मिल जाएगा, ठीक है। अब कोई भी आप आंसर लिखने वाले हो उसमें आप स्टार्टिंग में पहले सारी की सारी चीज़ें मेंशन करोगे, इसके बाद ही अपना आंसर लिखोगे, वरना नंबर कट जाएंगे, ठीक है। चाहे वो आपको 2 नंबर का क्वेश्चन है, चाहे वो आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है, डजंट मैटर, यू हैव टू राइट ईच एंड एवरीथिंग। नंबर पूरे चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, रामा वेंकटेशन दी प्राइड ऑफ द ओशन, ठीक है। इस पेंटिंग के अंदर हम लोग, आपको पता है पूरा का पूरा एक सीन भी था रामायण का। हेयर अपनी विशालता पे अभिमान है तुझे, तो मुझे रास्ता नहीं देगा, मैं तेरा अभिमान चूर कर दूंगा, मैं तुझे सुखा दूंगा। ओके तो आपको इस सीन से समझ में आ गया होगा कि हाँ भाई आपको पेंटिंग के अंदर क्या दिखाना है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मेंशन करनी है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ कि भाई ये कहाँ से इस पेंटिंग को उठाया गया है? वाल्मीकि जी की रामायण से इस पेंटिंग को उठाया गया है एंड यहाँ इसको बनाया है राजा रवि वर्मा ने, जो कि बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट थे, सेल्फ टॉट पेंटर थे, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पेंटिंग में डिपिक्शन क्या दिखा रहा है कि जो राम जी हैं उन्होंने ऐसे अपना धनुष बाण पकड़ रखा है और वो पूरे के पूरे जो समुद्र है उसको सुखाने वाले हैं अपने धनुष बाण से। क्यों? क्योंकि समुद्र इतना ज़्यादा उग्र हो गया है, इतना ज़्यादा गुस्से में है कि वो जाने ही नहीं दे रहा है राम जी को उस पार, ठीक है। वो पुल ही नहीं बनाने दे रहा है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ही गुस्से में है राम जी अब। तो उन्होंने वो क्या कर रहे हैं, वो धनुष-बाण से सुखाने वाले हैं पूरे के पूरे समुद्र को। तो वहीं सामने से जो है दूसरे साइड पे आप देख सकते हो कि भाई वरुण जी और उनके एस्कॉर्ट्स, उनके आस जो साथी हैं वो आए हैं राम जी को रोकने के लिए, उनको शांत करने के लिए कि हे प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि पूरी की पूरी कॉम्पोजिशन में अब क्या दिखाया गया है कि भाई पूरे के पूरे कैप्चर मोमेंट है, बहुत ही डायनामिक बैलेंस, बहुत ही अच्छे से पूरी की पूरी पेंटिंग को बैलेंस किया हुआ है, बहुत ही सॉलिड रॉक्स दिखाए गए हैं। हमें पता है कि वहाँ पे बहुत ही हवाएं चल रही हैं, कैसे? क्योंकि जो राम जी है उनके वजह से फ्लटरिंग हो रही है, जो उन्होंने नीचे पहना हुआ है अपना क्लॉथ, ठीक है, धोती। सो उसके बाद जो हम लोग देख सकते हैं बिजली कड़क रही है, जो विंड्स है, जो लहरें हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से डायनामिक मूवमेंट दिखा रही हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ राम जी जिस तरीके से खड़े हैं धनुष बाण लेकर के, उससे उनके ब्रेवरी और स्ट्रेंथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ब्रेवरी और स्ट्रेंथ को दिखाया गया है डार्क जो बैकग्राउंड है उसके कॉन्ट्रास्ट में, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ येलो कलर का बहुत अच्छा यूज़ किया गया है फोरग्राउंड में भी और बैकग्राउंड में भी, एंड ब्लू कलर का यूज़ किया गया है स्टोन्स को दिखाने के लिए। सो विद दिस आपकी ये पेंटिंग ख़त्म। जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको हमेशा याद रखना है, कोई भी पेंटिंग याद करने से पहले, स्टार्टिंग से बोलती आ रही हूँ, पहले पेंटिंग को अच्छे से देखो, उसको अपने दिमाग में बिठाओ, उसकी एक पिक्चर बना लो अपने दिमाग में, ठीक है। कोई भी मूवी आपने देखी, आपके उसके दिमाग में मूवी चल रही है क्योंकि आपके दिमाग में उसकी पिक्चर है, तो पिक्चर बनाओ और आपको पूरी की पूरी पेंटिंग याद हो जाएगी। तो पेंटिंग को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मदर एंड चाइल्ड के ऊपर। सो आपको पता है ये वाली पेंटिंग में नहीं है जामिनी रॉय ने, जिन्होंने क्या किया था, एकेडमिक जितनी भी आर्ट थी उसको हटाया था, यूरोपियन नेचुरलिज्म को भी हटा दिया था। इन्होंने क्या किया था, उन्होंने कनेक्ट किया था लोगों से बंगाल फोक आर्ट, रिमेंबर। और इनका जो मेन मानना था कि भाई बोल्ड लाइंस दिखाना, कर्व फीचर्स दिखाना, ये इनका एक इम्पॉर्टेंट फीचर रहा है, ठीक है। तो जामिनी रॉय ने जितनी भी पेंटिंग्स थी वो इंडिपेंडेंटली पेंटिंग बनाई है, इन्होंने नया स्टाइल निकाला है। एंड कालीघाट पटा पेंटिंग्स, इन्होंने एक नया स्टाइल निकाला है, अपनी पेंटिंग को नाम दिया, ठीक है।
अब हम लोग देख सकते हैं जो पेंटिंग यहाँ पे आपको साइड में दिखाई दे रही है, अब ये पूरी की पूरी वर्टिकल कॉम्पोजिशन है एंड जिसके अंदर दिखाया गया है इमॉर्टलाइज मदरहुड। मतलब कि माँ का प्यार इतना अच्छा होता है, इतना सच्चा होता है कि वो किसी की तुलना नहीं कर सकता एंड उनका प्यार जो है, मदर का प्यार जो है वो अपने बच्चे के प्रति दिख रहा है। तो इमॉर्टलाइज मदरहुड, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और जो पूरी की पूरी स्पेस है उसको बहुत अच्छे तरीके से फिल किया गया है, कोई भी स्पेस खाली नहीं छोड़ी गई है एंड जो बोथ मदर है और चाइल्ड है उन्होंने अच्छे से खासे ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं पूरे के पूरे एंड बहुत ही अच्छे फेस शेप दे रखा है। आइज़ भी ऐसी है, लंबी लंबी लॉन्गेटेड आइज़ हैं एंड थिक आईब्रोज़ हैं, मोटी मोटी आईब्रोज़ हैं। फिर हम लोग आते हैं, अलग अलग डिस्क्रिप्शन देना है आपको फटाफट। मदर का डिस्क्रिप्शन है, उन्होंने अपने बच्चे को ऐसे लेफ्ट आर्म में पकड़ा हुआ है और लेफ्ट साइड की ही वेस्ट पे पकड़ा हुआ है, ठीक है। हेड जो है वो हल्का सा टिल्टेड है टुवर्ड्स हर चाइल्ड एंड इसी के साथ साथ जो दोनों के जो फेसेस हैं वो ऐसे येलो कलर के अंदर दिखाए गए हैं, येलो एंड ऑर्किड येलो कलर का यूज़ करके इस पेंटिंग को दिखाया गया है एंड इसी के साथ साथ डार्क ब्राउन विद वाइट बॉर्डर से इस पूरी की पूरी साड़ी को दिखाया गया है एंड ऑर्नामेंट्स को, ज्वेलरीज को दिखाना किससे, वाइट कलर से दिखाया हुआ है, ठीक है। मदर एंड चाइल्ड में हम लोग आते हैं, तो चाइल्ड में भाई मदर के द्वारा पकड़े हुए हैं एंड जो टोटली की टोटली नेकेड है चाइल्ड, ओके। अब हम लोग देख सकते हैं इसमें में थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन यही है भाई, फोक मोटिव्स को दिखाना, क्योंकि जामिनी रॉय का मेन मकसद, मेन एम ही यही था कि फोक आर्ट को दिखाना, तो वो इसके अंदर दिखाया गया। रूरल लाइफ को दिखाया गया। आपने देखा होगा कभी भी कभी आप रूरल लाइफ में विलेजेस में चले जाओ तो आपने देखोगे ना ऐसी बच्चों को पकड़े रहती हैं माएँ, तो वैसे ही इस पेंटिंग के अंदर भी दिखाया हुआ है, ठीक है। कलर्स कौन कौन से यूज़ किए गए हैं, ब्राउन कलर यूज़ किया गया है, येलो और यूज़ किया गया है एंड वाइट कलर का यूज़ किया गया है फ्लावर्स को, इन सबको दिखाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पेंटिंग इज अब आते हैं हम लोग हल्दी ग्राइंडर के ऊपर। तो ये वाली जो पेंटिंग थी इसके अंदर हम देख सकते हैं ग्रेट एम्पैथी दिखाया गया और फैसिनेशन दिखाया गया है रूरल पूरल ऑथेंटिक इंडियंस का। देखो, इस पेंटिंग को समझने का बेसिक तरीका बस यही है कि आप कैसे देख सकते हो कि जितने भी आपके रूरल एरियाज में जाते हो वहाँ पे देखते हो कि कैसे इतनी सारी औरतें मिली हुई हैं, वहाँ पे कोई लड़की गरीब है या फिर कोई भी फैमिली पुअर है, तो कैसे वहाँ पे जितना भी दुख है, दर्द है, उसको दिखाना एक पेंटिंग के माध्यम से। अमृता शेरगिल का मेजर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ही यही था कि जितने भी रूरल एरियाज थे, फैसिनेशन दिखाना कि भाई कितना ही दुख दर्द है, रियलिटी को दिखाना, वो उनका मेन एम था जितनी भी पेंटिंग्स थी उसके अंदर, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ इस पेंटिंग के अंदर भी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट किया गया है। कोई प्रॉपर फीचर्स नहीं बताए गए फेस के कि यहाँ पे आईज़ हैं, यहाँ पे नोज़ है, यहाँ पे ये, जैसे जामिनी रॉय ने से पहले वाली पेंटिंग में दिखाया था, यहाँ पे ऐसे नहीं है। यहाँ पे इसको एब्स्ट्रैक्ट तरीके से दिखाया गया है ताकि उसकी और डीपनेस पता चले कि हाँ भाई कितना दुख और कितना दर्द है। ओके, पेंटिंग के अंदर हम लोग डिपिक्शन क्या देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे डोमेस्टिक इंडियन के हाउस होल्ड को दिखाया गया है कि कैसे एक घर के अंदर, नॉर्मल घर के अंदर कैसे कैसे काम होता रहता है। वहाँ पे भाई 2 ट्रंक दिखा दी गई विलेज के सीन को दिखाने के लिए एंड 2 वुमेन बैठी हुई हैं जो कि ऐसे साइड बाय साइड बैठी हुई हैं एंड वहाँ पे वो लोग हल्दी को कूट रही हैं, ठीक है, टर्मरिक को ग्राइंड कर रही हैं और उनके जो हेड है वो कवर किए गए हैं, उनके जो फेसेस है वो बिल्कुल डार्क हैं। इस पेंटिंग के पीछे का हिडन मतलब था कि भाई हर एक लाइफ जो है वो मैटर करती है एंड वो कितने एगनी में, कितने पेन में जी रहे हैं वो बेचारे, ऐसे वो नॉर्मल रूरल लाइफ को जी रहे हैं, ठीक है। ओके, एंड इसी के साथ साथ हम देख सकते हैं कि भाई ग्राइंडिंग कर रही हैं टर्मरिक को। आगे यंग लड़की भी बैठी हुई है जो कि टर्मरिक सीड्स के, आप उसके पास जो है नीचे यहाँ पे देख सकते हैं टर्मरिक सीड्स भी पड़े हुए हैं और एक हम और हेड देख सकते हैं जो कि दूर से ही हमें विजिबल है, ठीक है। बहुत जितने भी फीमेल फॉर्म है वो सिंपल बनाए गए हैं, कुछ एक्स्ट्रा तामझाम नहीं, कुछ ज्वेलरी नहीं, कुछ नहीं बताया हुआ और बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है। इस चीज़ को आर्ट को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, जहाँ पे कोई भी डिटेलिंग नहीं दी गई हो, ठीक है। और जितने भी ट्रीज़ है वो हमें बता रहे हैं कि ये इंडिया की पेंटिंग है, इंडियन विलेजर्स की पेंटिंग है एंड यहाँ पे जितनी भी पेंटिंग है ये वेस्टर्न और ईस्टर्न आर्ट को इनको कहीं ना कहीं मिक्सचर करके दिखाया हुआ है। और जो कलर यूज़ किए गए हैं दैट इज़ आपका रेड, येलो, ऑर्क, ब्राउन एंड ग्रीन कलर्स का यूज़ करके पूरी की पूरी पेंटिंग को बनाया गया है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मदर टेरेसा के ऊपर। ये जो पेंटिंग आपकी लास्ट पेंटिंग है जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं भाई इस पेंटिंग को बनाया है M.F. हुसैन ने एंड ये जो पेंटिंग है इसके अंदर बोल्ड ब्लैक लाइंस का यूज़ किया गया है। अब इस पेंटिंग के अंदर आपको ध्यान से नोटिस करना है कि मदर टेरेसा 3 जगह हैं,
ठीक है। और उन तीनों जगह पे बताया गया है कि मदर टेरेसा का जो मेन रोल है वो कैसे है। कहीं पे हम देख सकते हैं कि मदर टेरेसा एक ऑर्फन गर्ल को छत्र छाया है, उनको उसको शेल्टर दे रही हैं। एक हम लोग देख सकते हैं बीच में कि एक सिक पर्सन है जो उनके ऐसे लैप पे, जो उनकी नीज पे ऐसे आकर के लेटा हुआ है, ठीक है। और साइड में हम लोग देख सकते हैं कि एक छोटा सा बेबी है, छोटा सा फिगर है जो कि ऐसे सोया हुआ है। तो हम ये तीन चीज़ें देख सकते हैं। और बीच में हम लोग देख रहे हैं एक राइट पाम है उनका, ऐसे हाथ है जो कि आशीर्वाद दे रहा है, जो कि ब्लेसिंग दे रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि मदर टेरेसा कितनी ही अच्छी, कितनी गॉडली फिगर बनी हुई थी उस टाइम पे लोगों के लिए, एंड वो कैसे लोगों की हेल्प कर रही थी, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ M.F. हुसैन ने काफ़ी ज़्यादा ही शार्प लाइंस का, फुल ऑफ एक्सप्रेशन से इस पूरी की पूरी जो पेंटिंग है उसको बनाया हुआ था। कलर्स कौन कौन से यूज़ किए गए हैं, फ्लैट, लाइट और डार्क टोन्स का जितने भी कलर्स हैं उसको बनाया हुआ है। ओके, सो वेल विद दिस आपका मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट का चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करने वाले हैं ग्राफिक प्रिंट्स एंड मॉडर्न स्कल्पचर के ऊपर। सो फॉर दैट स्टे कनेक्टेड, एंड उसके लिए एक ही वीडियो बनाऊंगी फॉर बोथ द चैप्टर्स, ठीक है। तो वो फटाफट से वो वाली वीडियो भी कंप्लीट हो जाएगी। सो आफ्टर दैट यू ऑल नीड, आई नो आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चंस चाहिए, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, क्या क्या होंगे। तो वेल वो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पे, एंड उसके अलावा आपका सैम्पल पेपर और कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाली हूँ, ठीक है। सो गाइज प्लीज़ डू वॉच दोज वीडियोज़, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स एंड 6 मार्क्स के क्वेश्चंस, बिकॉज दे आर टोटली इंपॉर्टेंट, ठीक है। Okay, so well with this, bye guys, and all the very best for your exams.